क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूं, लाहौर में हूं 19 साल के बाद। और जब मैं पाकिस्तान आया हूं हुआ क्या कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। पहले वो इंडिया से हारे और उसके बाद उनको खबर मिली कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के सपनों पर पानी फेर दिया। सो मेरे साथ अहमद शहजाद ही हैं। अच्छा, अहमद शहजाद उस टीम में थे जिसने आखिरी बार भारत को चैलेंज भी किया था और डिफेंडिंग चैंपियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे। और अहमद भाई को तो मैं सुनता रहता हूं, आज मुलाकात भी है, आज क्रिकेटर भी है आपके अंदर एक मीडिया जर्नलिस्ट भी है और एक एक्सपर्ट भी है। बिकॉज मुझे लगता है कि हम आपको सुनते तो हैं बट इंडियन ऑडियंस भी जानना चाहेगी। और मुझे लगता है कि अहमद भाई पाकिस्तान में भी आज तक और स्पोर्ट्स तक देखा ही जाता है। तो आज मतलब मेरे जहन में सवाल ये है कि जब आप खेलते थे और मैंने भी कवर किया और मैं पाकिस्तान 2006 के बाद पहली बार आया हूं, लड़ाई बराबरी की होती थी। ठीक है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम जीतते भी थे, लड़ाई बड़ी बराबरी की होती थी। आज ऐसा क्या हो गया है कि इंडिया शायद 4 कदम आगे चला गया है और पाकिस्तान वहां नहीं खड़ा है, 4 कदम पीछे आ गया है। क्या है ऐसी वजह? देखिए, इफ यू आस्क मी, ऑब्वियसली मेरिट और ऑब्वियसली राइट मैन फॉर द राइट जॉब। द रीज़न मैंने थोड़ी सी साइड पकड़ ली इस सिस्टम से बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेरिट नहीं और कोई प्रोफेशनलिज्म है नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का जो भी आप देख रहे हैं हाल है बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये वो टीम है जिस तरह आपने बताया, ये लड़ती है और अभी भी आप पाकिस्तान और भारत के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो पाकिस्तान आपको कोई ऊपर ही मिलेगा। क्यों? वो इसी वजह से कि पास्ट में जो थी पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी थी और भारत भी हमारे पास नहीं लगता था। लेकिन अब आके इट्स अदर वे अराउंड। भारत ने क्या किया? देखो, यू लर्न ना, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, प्लेयर्स को डेवलप किया, रांझी का जाल बिछाया और मेरिट पे राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए और उन्होंने प्रोफेशनली काम किया। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट। फिर आईपीएल आया और लेकिन उनकी जो सारा क्राइटेरिया था भारत का वो स्पॉट ऑन था। उनके लीडर्स, आप सौरव गंगुली से स्टार्ट करें, उस सौरव गंगुली के अंदर कौन कौन उन्होंने बनाए? ये वो लोग थे जो इनसिक्योर नहीं थे किसी से, ये वो लोग थे जो किसी से जेलस नहीं थे। इन्होंने ऑनेस्टली क्रिकेट के लिए काम किया और लोगों को एंटरटेन किया। एक अच्छी टीम, युवराज देखे उन्होंने खड़े किए, वीरेंद्र सहवाग उन्होंने खड़े किए, यू नेम एवरी सुपरस्टार, धोनी। फिर उन्होंने अपनी जो लेगेसी है वो धोनी को दी। धोनी हैज़ डन द सेम फॉर द कंट्री। क्या? अश्विन, जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेटन चलता रहा। ठीक है, चलता रहा। उसके बाद उन्होंने पास ऑन किया विराट कोहली को, फिर उन्होंने रोहित शर्मा। एक चेन है जो पॉजिटिवली चल रही है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। यहाँ पे मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो तो होती हैं। जब बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया ना, ही वॉजंट रेडी फॉर इट। वो कैप्टनसी का मटीरियल नहीं था। हाँ, वो कैप्टनसी का मटीरियल नहीं था। ही वॉज जस्ट अ परफॉर्मर। और एक परफॉर्मर में और एक लीडर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। हमने ये नहीं देखा कि बाबर आजम रेडी भी है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। क्या वो, उसकी बैटिंग तो नहीं ख़राब हो जाएगी? क्या वो ये चीज़ें संभाल पाएगा? और हम ओवर द ईयर्स हम ये कहते आ रहे हैं और वक्त ने वो साबित किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये डिसीजन था बाबर आजम को कैप्टन बनाने का, उसको वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत पीछे ले गया। फिर रही सही कसर ये हो गई कि जब वो आसपास की चीज़ों की बातें सुनते रहे, टीम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें भी होने लग गई जो हमने नहीं देखी थी। वो ग्रुपिंग, फिर एजेंट आ गए पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। वो एजेंट ने 8 प्लेयर्स। ये सच है कि मतलब आपकी क्रिकेट पिछले 3-4 साल में ऐसा हो रहा था कि एजेंट्स डिसाइड करते थे क्या होगा क्या नहीं होगा? बिकॉज मैं ये सुनता हूँ इंडिया में, अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एजेंट इतना पावरफुल हो सकता है क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो करंट प्लेयर हैं जिसमें से 7-8 प्लेयर्स वो एक एजेंट के साथ थे। और एजेंट का फ़ायदा किस चीज़ में होता है? एजेंट का फ़ायदा इसी में होता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर टीम में खेलें और वो इन्फ्लुएंस कर लेता है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जब कप्तान भी उसी का है, जब वाइस कप्तान भी उसी का है, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था इन चीज़ों पे उसका, जिसकी वजह से वो जो 7-8 प्लेयर थे वो थ्रू आउट खेलते गए। फिर इससे होता क्या है, एक होता है यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर कंट्री और अपने फ्रेंड्स की भी जो गलतियां हैं ना वो आप दुनिया के सामने लेके आते हैं। फिर एक दूसरी चीज़ है, जब आप उनकी गलतियां और ब्लंडर्स अंडर द कार्पेट छुपाते रहें और उसको अननेसेसरी सपोर्ट करते रहें कि ही इज़ माई फ्रेंड, उसका फिर नुकसान मुल्क को होता है। फिर डबल नुकसान क्या हुआ? विक्रांत भाई, जो हमारा डोमेस्टिक का पहिया था वो रुक गया। जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को नहीं लेके आएंगे तो फिर वो क्या होगा? वो छोड़ के दुबई जाने लग गया, वो छोड़ के यूएसए जाने लग गया। वो कहता था हम तो जितनी मर्जी परफॉर्मेंस कर लें, हमें तो मौका नहीं मिल रहा है। तो ये सारा किस वजह से हो रहा था? वो जो टीम के अंदर ग्रुपिंग थी या कैप्टन थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट की, विच इज़ रॉन्ग। आप मुझे खुद बता दीजिए कि जिस मुल्क के अंदर
ये चीज़ हो रही हो कि आप ग्रुप्स हैं टीम के अंदर और उस पर एक्शन नहीं लिए जाते। अब पता है क्या होता है, हम जब बात करते हैं ना यार टीम के अंदर ग्रुपिंग थी, तो हमें जवाब क्या मिलता है, यार किस दौर में नहीं थी। आप एंड्रयू साइमंड्स का किस्सा याद है, उसने एक मीटिंग मिस की, वो कितना बड़ा प्लेयर था, रिकी पॉन्टिंग ने उठा के बाहर किया। क्यों? वो कह रहा था कि यार आज इसने किया है, ये इन्फ्लुएंस डालेगा बाकी के प्लेयर्स पे भी, सारी टीम का माहौल ख़राब हो जाएगा। और आज आप देखें, आपके लिए ग्रुपिंग अगर छोटी सी चीज़ है, ये लास्ट 1 साल से जब से हम वोकल हुए हैं बताते आ रहे हैं, नाउ पीपल हैव अंडरस्टैंड इट, वो सारी चीज़ें उन्होंने देख ली हैं। सो आई थिंक ये जो एक डिसीजन थे 1-2, उसको पाकिस्तान क्रिकेट आखिरी 2 सालों में ना ये बहुत पीछे ले। फिर भी अहमद भाई मुझे ये बताइए कि क्या आपने, आई एम सॉरी मैं उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करूंगा, उसने उतनी बुजदिल क्रिकेट टीम आपने कभी सोची थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी टीम इतना डर डर के खेलेगी? बिकॉज यार है तो पाकिस्तान ना, पाकिस्तान को बुजदिली के लिए क्रिकेट के मैदान में कभी एसोसिएट नहीं किया गया था। देखिए बुजदिली का जहां तक आप बात करेंगे, एक टिमिड अप्रोच जो है वो एट टाइम्स हमें देखने को मिली है। इनसिक्योरिटी है जी, ये किस चीज की इनसिक्योरिटी है भाई? हमें भी यही बोला जाता है कि आपकी इनसिक्योरिटी है, जब खेली यही प्लेयर्स रहे हैं पिछले 7 साल से, तो यही प्लेयर हैं, तो फिर किस चीज की इनसिक्योरिटी है? एक्सक्यूज है। मसला ये था स्किल का। आप जिन प्लेयर्स को आगे लेके चल रहे थे वो पोटेंशियल वाले थे नहीं, उनमें वो स्किल नहीं था कि वो पाकिस्तान को जो है ना मैचेस जितवा सकें। अगर 2-3 में था भी, लेकिन आपने एनवायरनमेंट उनको ऐसा दे दिया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे एज अ कलेक्टिव टीम आप लोग एफर्ट कर नहीं सके। उसका यही मसला था कि जब आप अपने फ्रेंड्स को ओबलाइज करते हैं टीम के अंदर, तो वो जो फ्रेंड 1 ही 2 जो होते हैं वो टीम का सारा बैलेंस तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम है आपका, तब तक आप पीक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो टाइम गुजर गया आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी नीचे आती हैं। और जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती हैं फिर आप टिमिड अप्रोच के साथ खेलते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होता, आप भारत को भी ले आए, दुनिया की कोई टीम ले आए, जब आप हार रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो आपको थोड़ी बहुत बुजदिली नजर आती है। और हमने देखी है ये थ्रू आउट हर टीम के अंदर। लेकिन अब करना क्या है, ये सारी चीजें तो हो गई, अब नाउ इज द राइट टाइम। देखिए आप होस्ट थे यार चैंपियंस ट्रॉफी के, आप 4 दिन के अंदर, 4 दिन में टूर्नामेंट, मतलब 4 दिन में आपका टूर्नामेंट खत्म हो गया। क्या आपका ख्याल है हमें दुख नहीं होता? आप सोच सकते हैं कि हमने क्रिकेट को कितना जान से ज्यादा प्यार किया है, हमारे खून में रग रग में क्रिकेट, लोग पाकिस्तानी है तो क्रिकेट जो है ना बड़े हुए हम इस नफ्स के साथ। और अब जब देखते हैं पाकिस्तान टीम की हालत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्ट्रक्चर है, बड़ा दुख होता है। सिर्फ यही वजह है कि आके कोशिश ये करते हैं, यही हमारे हाथ में है प्यार से, कि यार आपको रिफॉर्म्स करने हैं, आपको नेसेसरी चेंजेस लेके आने हैं, आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आना है। आप अगर चेयरमैन हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाएं। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं विक्रांत भाई कि यार मैंने तो स्टेडियम बना दिया, यार मैंने तो ये चीज़ें क्रिकेटर्स पे छोड़ दी। नहीं यार, यू गॉट टू आइडेंटिफाई राइट पीपल। आपकी अगर ये जॉब है, आपको लाया गया है, देन यू शुड बी एबल टू फाइंड राइटियस पीपल जो मुल्क के साथ मुखलिस है। अब मसला ये आ जाता है कि वो यहाँ पे भी एक वो ग्रुपिंग है जो बाहर वाले चेन है, वहाँ पे भी कुछ हाथ प्लेयर्स हैं जो आपको बार बार वही नज़र आ रहे हैं, जो फॉर्मर प्लेयर्स, जी आपको बार बार वही नज़र आ रहे हैं। उनसे आगे सिस्टम देख नहीं पा रहा है, उनसे आगे को सिस्टम शायद नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब आप ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को बार बार ला के ओब्लाइज करेंगे डिफरेंट स्पेसिस के अंदर, तो आप किस तरह तरक्की चाह रहे हैं? मुझे तो नहीं पता कि इस तरह रिफॉर्म्स होते हैं और तरक्की होते हैं। आई थिंक नाउ इज़ द हाई टाइम कि आपकी टीम का जो इस टाइम हाल हो गया वह उसको सीरियसली लेना है, मिल के बैठना है और बुलाना है लोगों को। आपने पूछना है राइट लोगों को, वो लोग जो किसी एक ग्रुप का हिस्सा है या सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं या जॉब सीकर्स हैं, उनको नहीं, जो आपको लगता है मुल्क के साथ प्यार करते हैं, नॉलेज वाले हैं और जो फ्री में भी आके मुल्क के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को आपने। अच्छा, मैं चूंकि मैं जानता हूं आप जब क्रिकेट खेला करते थे, विराट और आप तकरीबन एक साथ ही आए। मतलब उस टाइम पे तो ये भी कहा जाता था कि विराट और आपको कंपेयर भी किया जाता था लुक्स में भी और फिर क्रिकेट में भी। शायद कुछ साल पहले हम सबने भी गलती की। मैंने भी कहा कि जिस रास्ते पे विराट चल के मंजिल तक पहुंच चुके हैं, शायद बाबर उस रास्ते पे चल रहे हैं। बाबर उस रास्ते में कैसे खो गए? बिकॉज पोटेंशियल तो था, दिखता था उनमें पोटेंशियल था एज बैट्समैन कि हाँ यार आने वाले वक्त में मैं पाकिस्तान का एक अच्छा बैट्समैन बनूंगा। आपने कप्तानी की बात की, शायद मेरा ही मानना है कि कप्तानी जब उनको ले ली गई और फिर दोबारा उनको कप्तान बनाया गया, शायद वो उन्होंने गलती की। बिकॉज आपकी टीम में अगर पावर स्ट्रगल हो गया, भाई मैं तो मानता हूँ 3 महीने में आपको चोट लगे, वो घाव नहीं होता, आपको कप्तानी से हटाया गया, आप 3 महीने में आपने कप्तानी ले ली, मैं तो उसको भी मानता हूँ। बट पहले उनकी बैटिंग को क्या हुआ?
और ये जो डिबेट मैं कभी बाबर वर्सेस विराट नहीं करता था, मैं ये करता था हमेशा कि जहां विराट हैं क्या बाबर वहां जा सकते हैं। सबसे पहले जो आपने मेरी बात की वो लुक्स की हद तक तो ठीक रखते हैं बात, जहाँ तक मेरा कंपैरिजन उनके साथ होता था वो गलत था। नहीं यार, बैटिंग आप जबरदस्त करते थे। नहीं सर, विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी का। वो एक लेजेंड ऑफ द गेम है, उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी बैटिंग से लोगों को एंटरटेन किया है। आप उसको जो सेक्रीफाइसेस, जिस तरह की वो जिंदगी जीता है, जो वो खाता पीता है, उस तरह करके तो दिखाओ। जितनी वो बातें सुनता है, इतनी परफॉर्मेंस करके भी फिर भी आप प्रोफेशनल रह के तो दिखाओ। उसका कंपैरिजन नहीं है। जहाँ तक आप बाबर की बात कर रहे हैं, हमने आपको बोला था कि वो, आप सबसे पहले जब किसी को लीडर बनाते हैं आप देखते हैं कि वो कैप्टनसी या लीडरशिप मटेरियल है कि नहीं है। क्या वो ये सारे टोल बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं पाएगा। वो नहीं कर पाए ना, वो फेल हो गए। क्योंकि कैप्टनसी आसान नहीं है। आपने प्रेस को भी फेस करना है, आपने अपनी परफॉर्मेंसेस भी देखनी है, आपने प्लेयर्स को भी खुश रखना है, आपने यंगस्टर्स को ग्रूम करना है, आपने जो क्रिटिसिज्म का सामना करना है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कन्विंस करना है, फिर उसके बाद आपने कमर्शियल्स भी करने हैं, फिर आपने जाके कहीं अपने फ्रेंड्स को भी जो है ना लेके चलना है, फिर आपने कहीं परफॉर्मेंस, तो वो इसमें प्रोसेस में पीछे रह गए। आपका कंसिस्टेंट रहने का ना एक प्रोसेस होता है जिसमें आपने दुनिया के साथ साथ मूव करना होता है, इनोवेट करना होता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, मेरे में किस चीज़ की कमी है। वो सारा फोकस जो है, जिस तरह आप बड़े प्लेयर, अभी आप सचिन पाजी की बात कर रहे थे, इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है इस तरह के प्लेयर मौजूद है, यूनुस खान वगैरह, ये बड़े थॉरो प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया और एक अच्छे वर्क एथिक्स के साथ। तो ये कहीं ना कहीं जब मिस हो जाती है ना चीज़ें, फिटनेस आपकी नीचे रह जाती है, तो वक्त के साथ साथ आप मूव नहीं करते हैं, फिर पीछे रह जाते हैं। उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन जिस टाइम उनको लाया गया वो तब भी स्लो खेलते थे। लेकिन उनको बनाने के लिए मिकी आर्थर ने, सरफराज ने, वो T20 में 19वें ओवर में भी सिंगल लेते थे तो उनको अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन जैसे ही उनकी स्क्रूटनी स्टार्ट हुई, उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, तो वो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं थी, वो करना चाह रहे हैं, अब वो मुल्क के साथ या दुनिया के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो कैपेसिटी नहीं है। आपने वो प्रैक्टिसेस जो करनी थी, जो सेक्रीफाइसेस पिछले 3-4 साल में करने थे, टू बी एबल टू लिंगर अराउंड विद द वर्ल्ड, आप नहीं कर पाए। आपके पास वो लॉफ्टेड शॉट नहीं है, वो डंड नहीं है आपके पास, वो मसल नहीं है। आप वो अपने ही एक शेल में अभी तक, फिर हुआ क्या, प्रेशर डेवलप होता रहा, कप्तानी से गए, फिर कप्तानी से ले आए गए, फिर कप्तानी से उतारा गया। T20 में सारी दुनिया बोल रही है कि पीछे रह गए हैं, वो शॉट्स नहीं है। टेस्ट में उनको एडजस्ट करने की शुरू से मिकी आर्थर ने कोशिश की, कभी चौथे पे खिलाया, कभी 5वें पे खिलाया, कभी तीसरे पे खिलाया। उसके बाद एक मैन ऑफ द मैच है उनका 56 टेस्ट मैच में, वो पीछे रह गए। पिछले 22 इनिंगों में उनका एक 50 भी नहीं था, उनको एक्सटेंडेड रन दिया गया, वो पीछे रह गए। फिर ये वो फॉर्मेट था विक्रांत भाई जिसको वो ओन करते थे, ODI, आई थिंक उसमें बड़े कंसिस्टेंट थे। एंड टू बी एबल टू फील्ड फॉर 50 ओवर्स एंड टू बी एबल टू बैट 35 to 40 ओवर्स इन ऑलमोस्ट एवरी अदर गेम, इट्स नॉट ईजी। ये आपका पेशेंस, फिटनेस, टेम्पमेंटल फिटनेस, आपकी ये सारी चीज़ें टेस्ट करती है, वो करते थे। लेकिन अब आपके सामने ये वो फॉर्मेट है जिसको वो ओन करते थे, लेकिन अब वहाँ भी उनका बल्ला उनसे रूट गया है। और हालात इस तरह है कि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने उन पे की थी वो इसलिए की थी कि ये लोग ICC के इवेंट्स जितवाएंगे। 7 से 8 इवेंट्स हो गए। ये पूरे का पूरा जो ग्रुप है या जो वो प्लेयर्स, जो सीनियर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, ये 7 से 8 इवेंट्स खेले हैं और पाकिस्तान को कुछ भी जितवाने में आई थिंक पाकिस्तान ने एक फाइनल खेला है 2022 में T20 का, 21 में आप सेमीफाइनल खेले हैं मेरे ख्याल। उसके अलावा हालिया जो बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं शायद पाकिस्तान नॉकआउट्स में भी नहीं गया। सर देखिए, आप जो फाइनल में भी पहुंचते हैं या आप सेमीफाइनल भी खेले, उसमें कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि अल्लाह करे वो जीत जाए, कुदरत का निज़ाम, वो बाहर हो जाए, अल्लाह करे उस मैच में बारिश हो जाए, अल्लाह करे उस दिन वो टीम ही ना आए, और वो होता गया 1-2 दफ़ा तो आप हो गए। लेकिन लॉन्गर रन में आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपनी टीम बनानी है, गलतियों से सीखना है। तो जो टीमें, जो प्लेयर्स अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं और सिर्फ उस तरह के डिसीजंस लेते हैं मीडिया पे आके जो मीडिया फ्रेंडली हो, बजाय के टू बी एबल टू इम्प्रूव देमसेल्व्स और गेम ऑन डालें, वो हमारे प्लेयर्स करने में नाकाम हुए। और अब इन सब की जो परफॉर्मेंसेज है, ये अपनी पीक की क्रिकेट खेल गए हैं। मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं आपका सुनता था मीडिया में कि जी बाबर को कन्विंस किया जा रहा है कि प्लीज़ ओपन कर लो वर्ल्ड कप में। मेरा ये मानना है कि नंबर 3 का बैट्समैन जो T20 में ओपन करता है, उसके लिए तो ओपन करना मलाई होनी चाहिए ना। आप रिलेक्टेंट ओपनर क्यों हैं? और अगर आप रिलेक्टेंट ओपनर थे तो क्या पाकिस्तान को फिर उनको ऊपर भेजना चाहिए था या फिर 3 नंबर ही छोड़ देते? नहीं, देखे ना, उसमें भी एक टाइम है ना विक्रांत भाई। अगर तो आपके पीछे फॉर्म लगी हुई है,
तो वो जो मसल मेमोरी आपकी ओवर द इयर्स डेवलप हुई हुई है कि जैसे ही ओडीआई का नाम आता है वो सारी चीज़ें टेक ऑन कर लेती हैं, टेक ओवर हो जाती हैं, आपकी रूटीन रजीम वो सारा याद करता है। उसने सब कुछ हट के किया ना। फिर ये चीज़ें चैलेंजेस तब इंसान लेता है जब आपके बैक के पीछे परफॉर्मेंसेस लगी होती हैं। जब ऑलरेडी एक लड़के से परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही उस तरह की नहीं है, उसकी शक्ल से भी जो है ना सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, फिर उसको आप एक एडिशनल रोल देते हैं। वो थोड़ा सा बजाय कि आप उस प्लेयर के जो आपकी बैकबोन रहा है पास्ट के अंदर, उसके लिए आसानी पैदा करें, आप उसको और मुश्किल करके दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एक जो चीज़ नॉर्मल कंफर्ट जोन था उससे निकल के एक चीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, अदरवाइज इसमें कोई बुराई नहीं थी। मतलब वो वैसे भी तो दूसरे ओवर में अंदर ही होते थे। हाँ, नंबर 3 मैं कहता हूँ सचिन तेंदुलकर 100 इसलिए बने बिकॉज उनको ओपन करने को मिला, सौरव गांगुली को ओपन करने को मिला, रोहित शर्मा को ओपन करने को मिला। ये तो एक तरह से मेरा मानना है प्रिविलेज है, ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज। एग्जैक्टली, ये तो प्रिविलेज है आपके लिए। रिजवान की कप्तानी, देखिए, इफ़ यू आस्क मी, ग्राउंड के अंदर फिर भी थोड़ी बहुत उनकी कैप्टनसी ठीक है, बट अगेन क्या वो यंगस्टर्स को ग्रूम कर पाएंगे? क्या उनके पास उस तरह का विजन मौजूद है? क्या वो मीडिया को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे? क्या उनकी अपनी परफॉर्मेंस इस तरह की है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल पाएँ? क्या वो डोमिनेट कर पाएंगे दुनिया को? सो ये सारे क्वेश्चंस मार्क अपनी जगह मौजूद हैं, क्योंकि इस आईसीसी के इवेंट में हमने देखा, देखिए वो कहते हैं कि टीम एक यूनिट होना चाहिए। 6 महीने से रिजवान एक टीम को लेके चल रहा है, 7 महीने से, कि हम टीम बना रहे हैं ना। उन्होंने यंगस्टर्स ठीक तरीके से यूज़ किए। हम बता चुके हैं वो कौन कौन से यंगस्टर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। जो चौथे का प्लेयर है उसको 6वें में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद अपनी जगह छोड़ नहीं रहे। उसके बाद जो ओपनर नहीं है उनको ओपनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फैसल अकरम को लेके गए, स्पिनर आपके पास था नहीं, उसको 7-7 ओवर करा के हटा दिया जाता है। सुफियान मुकीम को आप जो है ना मिलर के आगे छोड़ते हैं, वो 4 छक्के मार देता है, आप हाथ उठा लेते हैं। उसामा मीर को आप कंट्रोवर्शियल कर देते हैं बिकॉज आप लोगों को वो पसंद नहीं है, चाहे जितना मर्जी अच्छा बॉलर हो। तो सर जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, बस लाइक्स डिसलाइक्स चलती हैं। जी बिल्कुल, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे। और विक्रांत भाई फिर देखें ना, एक यूनिट जीतता है। हम कहते हैं एक यूनिट क्या आप इंपोर्ट कर रहे हैं T20 से? भाई आप ही कप्तान है ना, भाई छोड़े सिलेक्टर क्या कर रहा है? मैं अगर कप्तान हूँ, मैं अपना जिम्मेदार खुद हूँ, मुझे नहीं परवाह कि सिलेक्टर ये कह रहा है वो कर रहा है। भाई मैं कहूँगा कि सारी चीज़ों का आंसरेबल मैं हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरी टीम है, ये टीम खेलेगी। तो अभी जो टीम ये लेके गए हैं, 5 प्लेयर तो इन्होंने इंपोर्ट किए हैं। एक ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, उनको वो ले आए, सारी इन्वेस्टमेंट करते रहे वसीम जूनियर पे, सारी इन्वेस्टमेंट करते रहे अब्बास अफरीदी पे। इन द एंड ऑफ द डे वो किसको लेके आए? आमिर जमाल पे करते रहे, वो ले आए फ़हीम अशरफ को। फिर सारा मतलब बोल बोल के मर गए कि यार आप देखो, आपको स्पिनर चाहिए, आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, आप कर ये रहे हैं, बैटिंग लंबी करते हैं कि बैट। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।